बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024 के सेक्शन नंबर 9 से हम लोगों ने स्टार्ट करना है, क्योंकि इससे पहले के जो वीडियोस हैं उसमें हम पिछले तमाम सेक्शंस को बहुत अच्छे से और आसान अल्फाज में लाइन बाय लाइन डिस्कस कर चुके हैं कि अब आपके टेस्ट में जिस तरह से भी MCQs आ जाए, जितना हमने पढ़ लिया उसमें से किसी भी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी नहीं होगी इंशाल्लाह। तो हम लोगों ने आज स्टार्ट करना था सेक्शन नंबर 9 सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन से। तो चलें शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर 9 जो है वो कहता है सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन। सप्लाई इंफॉर्मेशन में वो कहता है कि एवरी डीलर, इंपोर्टर, प्रोड्यूसर और सेलर, कौन कौन लोग, चाहे डीलर है, चाहे कोई है इंपोर्ट कर रहा है, जो प्रोड्यूसर बना रहा है या बेच रहा है, शैल सप्लाई टू द प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल, वो सप्लाई करेगा मतलब देगा क्या, और एनी ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर को जिसको उसने ऑथराइज किया हो, या कंट्रोलर को, ये 3 लोग हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, ये नाम याद रखने हमने, ठीक है। वो उसको क्या सप्लाई करेगा, हमारा ये सप्लाई, और इसके बाद आ जाता है क्या करेगा, सच इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन, इंपोर्ट, परचेज, स्टॉक, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज, ठीक है। यानी कि वो इन तीनों में से किसी को भी जिसने भी ऑर्डर दिया होगा उसको सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको इन्फॉर्मेशन देगा कि मैं अपने प्रोडक्शन के बारे में, अगर कुछ इंपोर्ट कर रहा है तो इंपोर्ट के बारे में, बना रहा है कुछ तो परचेज के बारे में, ले रहा है अगर कुछ तो परचेज के बारे में, कुछ रखा है तो स्टॉक के बारे में, ठीक है, सेल के बारे में, और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है अगर एसेंशियल कमोडिटीज़ की तो उसके बारे में, ठीक है जी। किसको, प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल को, या ऑथराइज्ड ऑफिसर को, या कंट्रोलर को, इन रिटर्न जिसने भी ये ऑर्डर उसको दिया था, सही है जी। सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन उसको देना ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेक्शन नंबर 10, सेक्शन 9 से जुड़ा है कि आपसे इंफॉर्मेशन मांगी थी सेक्शन 9 में, ठीक है जी। अब अगर एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावीन्स एनी ऑर्डर मेड अंडर द एक्ट, इस एक्ट में कोई भी ऑर्डर दिया गया था उसको, सपोज उसे कहा था कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो और उसने नहीं प्रोवाइड की, कॉन्ट्रावीन किया, उसको तोड़ा, तो शेल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट, उसको कैद हो जाएगी फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years, ठीक है जी। 3 years की उसको क्या होगी, इम्प्रिजमेंट होगी, और या फिर विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 500,000 या 500,000 रुपीज़, या उसे 5 लाख का जुर्माना होगा। या तो उसको 3 साल की सज़ा है या उसको 5 साल का जुर्माना है, या अगर अथॉरिटीज़ पे डिपेंड करता है, ये दोनों भी हो सकते हैं, और विद बोथ, ठीक है जी। जिससे इंफॉर्मेशन मांगी गई थी उसके अलावा भी अगर उससे कोई भी ऑर्डर दिया गया था और उसने उस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, कॉन्ट्रावीन किया, तो उसके ऊपर ये फाइन है। उसके अलावा एनी पर्सन convicted for an offence punishable under the act if convicted again, अगर वो again any person convicted for an offence punishable under the act, जो convicted था इस एक्ट के तहत उसे सजा होनी थी, punishable था, हुई है। if convicted again for an offence, अगर फिर से वो convict हो गया offence के लिए, तो अब उसकी सजा क्या होगी, तो उन्होंने कहा है उसकी should not be less than, मतलब एटलीस्ट बताया कम से कम 45,000 रुपीज़ वो देगा, ठीक है, और उसकी इम्प्रिजमेंट भी कम से कम 1 महीने की ज़रूर होगी, या दोनों भी हो सकते हैं, और बोथ, ठीक है जी। यानी कि अगर आपने कोई भी इस एक्ट के तहत ऑर्डर को तोड़ा, तो आपको अभी तो जनरल कोई भी पहली दफ़ा ऑर्डर को तोड़ा है, आपको कहा था इन्फॉर्मेशन दे दो, आपसे कहा था फलां डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दो, कुछ भी आपने उस बात को नहीं माना, आपको क्या होगा जी, 3 साल की आपको सज़ा है। उसके अलावा आपने क्या करना है, 5 लाख रुपया जुर्माना देना है, या आपके ऊपर ये दोनों भी इम्पोज हो सकते हैं। अगर वही पर्सन, ठीक है, ये वाला काम हो गया, उसको पनिश भी हो गया, कुछ अरसे के बाद फिर से वो बाज नहीं आता, ठीक है, और कुछ वो करता है, कन्विक्टेड हो जाता है किसी भी जुर्म में, फिर कम से कम उसे 1 महीने की सज़ा फिर से मिलेगी, और 45,000 रुपये जुर्माना, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने हमारे पास सेक्शन नंबर 11 है। सेक्शन नंबर 11 हमें कहता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, कि इस एक्ट के तहत जो भी ऑफेंस हो रहा है वो नॉन बेलेबल है, उसमें आपकी बेल बिल्कुल नहीं होगी, और वो कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वही होते हैं जिसमें आपकी बेल ना हो सकती हो, ठीक है जी। इस सेक्शन में बस यही बात की गई थी। उसके बाद हमारे पास आ गया सेक्शन 12, ठीक है। सेक्शन 12 है हमारा अपील के बारे में। MCQ जरूर अक्सर बन जाता है कि कौन सा जो सेक्शन है वो अपील से डील करता है। सेक्शन नंबर 12, अब वो कह रहा है कोई भी चाहे पर्सन है, पर्सन में यही आ जाता है कि प्रोड्यूसर, डीलर, इंपोर्टर, सेलर, अगर वो एग्रीव्ड है किस चीज़ से, मतलब वो कह रहा है जो मुझे बाय एन ऑर्डर ऑफ द कंट्रोल ऑफ प्राइजेज एंड सप्लाईज, यानी कि कमिश्नर ने, डेप्यूटी कमिश्नर, कंट्रोलर की हमने बात की थी, वो कौन होता है, डेप्टी कमिश्नर होता है। डेप्टी कमिश्नर ने कोई ऑर्डर दिया था और उसने फैसला सुनाया, क्योंकि इन्होंने ऑर्डर नहीं माना तो उसने इनको सज़ा दे दी, ठीक है जी।
तो अब वो कोई भी प्रोड्यूसर, डीलर, इंपोर्टर, सेलर जो है उससे एग्रीव्ड हो गया उस ऑर्डर से। अब वो आगे किसके पास जाए फर्दर अपनी अपील लेके, तो विद इन 7 वर्किंग डेज में, 7 डेज के अंदर वो एग्रीव्ड पर्सन ने क्या करना है, उस ऑर्डर पास होने के बाद अपने रेलिवेंट डिवीजन का जो कमिश्नर होगा, डिविजनल कमिश्नर, उसके पास जाना है और उसके पास अपनी अपील दायर करनी है कि जो इसने मुझे फैसला सुनाया कंट्रोलर ने, डिप्टी कमिश्नर ने, मैं उससे राज़ी नहीं हूँ, और 7 दिन के अंदर फिर ये डिविजनल कमिश्नर के पास चला जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद वो कहते हैं सबसेक्शन 2 में अपील के एनी प्रोड्यूसर, डीलर, इंपोर्टर, सेलर अगर वो एग्रीव्ड है बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल, ठीक है, ऊपर वो किससे एग्रीव था, सिर्फ कंट्रोलर ऑफ प्राइस एंड सप्लाई जो कि हमारे पास डिप्टी कमिश्नर बनता है उससे था। अब वो एग्रीव्ड है प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल के फैसले से, क्योंकि हुक्म इस बार ऑर्डर दिया हुआ था प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल ने, उन्होंने उसकी बात नहीं मानी जो कि सेक्रेटरी होता है। ठीक है, इससे अगर कोई पर्सन एग्रीव्ड है तो वो अब किसके पास जाए, फिर उसको अपील दायर करनी है 15 दिन के अंदर अंदर। पहली बात तो ये 15 डेज, और किसके पास दायर करनी है, एपीलेट कमेटी जो इस काउंसिल ने बनाई थी। ठीक है, फैसला करने के लिए, अदालती मसाइल के लिए जो एपीलेट कमेटी बनाई गई थी, इस काउंसिल ने जो बनाई थी, शुरू में हमने काउंसिल पढ़ी थी जिसमें 10 मेंबर थे, उसके पास वो जाएगा कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। अब हम देख लेते हैं हमने क्या बात की है इसके अंदर, एक बार फिर से अपील की बात की है कि कोई भी प्रोड्यूसर, इंपोर्टर, सेलर, ठीक है, जो भी एग्रीव्ड है किसके फैसले से, कंट्रोलर के फैसले से है, तो वो किसके पास जाएगा, डिविजनल कमिश्नर के पास जाएगा। और अगर वो एग्रीव्ड है प्रोविंशियल कंट्रोलर, जाहिर है वो बड़ी अथॉरिटी है ना प्रोविंशियल कंट्रोलर, तो वो अब किसके पास जाएगा, एपीलेट कमेटी के पास जाएगा जो किसने बनाई थी, काउंसिल ने बनाई थी। उसके बाद 13 हमारे पास है अटेम्प्ट एंड अबेटमेंट। ठीक है, अबेटमेंट कहते हैं कि आपने किसी की मदद की है, मददगार को बोलते हैं। ठीक है, एनी पर्सन हु अटेम्प्ट्स टू कॉन्ट्रावेन, किसी ने कोशिश की तोड़ने की किसी भी ऑर्डर को, किसी भी रूल को इस एक्ट के तहत, ठीक है, और अबेट्स या फिर उसने कोशिश की कॉन्ट्रावेंशन, किसी की मदद की जो कि इसको तोड़ रहा था इस एक्ट के रूल्स को, तो दोनों ही जो शख्स हैं उसने क्या, वो दोनों एनी ऑर्डर मेड अंडर दैट शैल बी डीम्ड टू हैव कॉन्ट्रावेंड द ऑर्डर। ठीक है, चाहे आपने उसकी मदद ही की है, आपने नहीं तोड़ा, आपको भी कन्विक्टेड ही कंसिडर किया जाएगा, बशर्त ये कि प्रोवाइडेड एट, कंपल्सरी, ये मैंडेटरी प्रोविजन आ गई है, प्रोवाइडेड एट अ पर्सन हु बाइज एन एसेंशियल कमोडिटी फॉर हिज पर्सनल कंजम्पशन टू ऑफ यूज एंड नॉट फॉर सेल। हाँ, अगर उसने अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए ली थी, खुद पे खर्च करना था उस चीज़ को और सेल नहीं करना था, तो फिर उसने कहा है शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव अबेटेड, उसको फिर ये कंसिडर नहीं किया जाएगा कि यार इसने कॉन्ट्रावेन किया, तोड़ा है, अबेट किया है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन नंबर 14 के, सेक्शन नंबर 14 कहता है अगर कोई ऑफेंस कोई कॉरपोरेशन कर रही है, पहले तो हमने बात की थी डीलर, प्रोड्यूसर, सेलर, इंपोर्टर, ये लोग अगर ऑफेंस कर रहे थे, अब ऑफेंस अगर कॉरपोरेशन कर रही है, एक्ट के किसी भी प्रोविजन को तोड़ रही है, इफ द पर्सन कॉन्ट्रावेनिंग एन ऑर्डर मेड अंडर द एक्ट इज, अगर वो कोई कंपनी है जो तोड़ रही है, या कोई भी अदर कॉरपोरेट है, कोई पार्टनरशिप है, या कोई इंडिविजुअल है, कोई डायरेक्टर है, मैनेजर है, सेक्रेटरी है, किसी और ऑफिस का मेंबर है, कोई एजेंट है, ठीक है, तो वो भी क्या समझे जाएंगे कि ये कन्विक्टेड हैं, अनलेस, उस वक्त तक जब तक कि वो अपने आप को ये साबित ना कर दें कि ये जो कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन हुई है, जो भी तोड़ा गया रूल को, ये इलीगल काम हुआ या मेरे इल्म में ये बात नहीं थी, जब तक वो खुद को ये साबित नहीं करेगा तब तक वो भी कन्विक्टेड ही समझा जाएगा। देखें, अनलेस ही प्रूव्स दैट द कॉन्ट्रावेंशन टू प्लेस विदाउट हिज नॉलेज, उसके इल्म में नहीं थी ये बात, ठीक है, तो जब तक वो साबित नहीं करेगा उसको भी मुलजिम ही समझा जाएगा। मुजरिम तो तब साबित होता है जब उनके ऊपर जुर्म साबित होते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास सेक्शन नंबर 15 है फॉल्स स्टेटमेंट। अ पर्सन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड्स टू 3 साल की, या फिर उसको फाइन भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। किस सूरतों में, इफ़ ही, अगर वो, नंबर 1 सिचुएशन है व्हेन रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्डर, उसको एक ऑर्डर मिला था जिसमें उसको कहा गया था टू मेक अ स्टेटमेंट or furnish any information, makes any statement or furnish any statement which is false in any material and which he knows or has reasonable cause to believe to be false and does not believe to be true। यानी कि उसे कहा गया था कि आप इन्फॉर्मेशन दो, हमें फलां चीज़ मंगवाई गई थी, उसने दी तो है, ऑर्डर को तो उसने ओबे किया लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन दी, मतलब पागल बनाने की कोशिश की उसने गवर्नमेंट ऑफिसर को, तो उसकी सज़ा क्या है, 3 साल उसकी कैद है। ठीक है, उसके बाद उसको फाइन है, यहाँ पे उसका फाइन मेंशन नहीं किया गया, ठीक है, बस ये बताया कि उसको फाइन लगेगा। दूसरी सिचुएशन क्या है,
अगर इफ़ ही मेक्स एनी स्टेटमेंट एज अफोर्ड सेड इन एनी बुक, जो ऊपर हमने बताया ना उसने स्टेटमेंट बनाई है फॉल्स स्टेटमेंट, अफोर्ड सेड स्टेटमेंट, उसको उसने लिखा किसी बुक में, अकाउंट में, रिकॉर्ड, डिक्लेरेशन, रिटर्न और अदर डॉक्यूमेंट विच ही इज रिक्वायर्ड बाय इन सच ऑर्डर टू मेंटेन, ठीक है। और उसने ना सिर्फ हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी बल्कि वो जो अपना रिकॉर्ड बना रहा था उसमें भी वो गलत इन्फॉर्मेशन लिख रहा था। मतलब इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड में ऐसे लिख रहा था कि कोई भी अफसर आके चेक करे तो रिकॉर्ड उनको सही लगे, उसने रिकॉर्ड भी गलत बनाया और वो पकड़ा गया। दोनों जो ये ऑफेंडर हैं इनको 3 साल हम क्या करेंगे, इम्प्रिजमेंट होगी और साथ में इनको फाइन भी हो सकता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन नंबर 16 जो कहते हैं पावर टू ट्राई ऑफेंसेस। द ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर द एक्ट शेल बी ट्राइड। ट्रायल होता है ना जैसे कि हमारे ऑफेंसेस का, केसेस का, तो इस एक्ट के तहत जो भी पनिशेबल ऑफेंसेस हैं, ठीक है, जैसे जिसमें हमने पनिश देखा कि 3 साल की पनिशमेंट हो सकती है, ठीक है, 1 महीने की हो सकती है, जो भी पनिशेबल ऑफेंसेस हैं वो ट्रायल उनका कहाँ पे होगा, स्पेशल मजिस्ट्रेट करेगा। अब सवाल है कि स्पेशल मजिस्ट्रेट कहाँ से आया, हमने डेफिनेशन में तो नहीं पढ़ा कि कोई बनेगा। स्पेशल मजिस्ट्रेट वो होगा जो CRPC यानी कि कोड के तहत, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के सेक्शन 14A के तहत जो बना होगा, ठीक है जी। स्पेशल मजिस्ट्रेट, तो वहाँ पे जाके इनका ट्रायल होगा, ठीक है। उसके बाद है जी, अगर स्पेशल मजिस्ट्रेट हैज़ रीजन टू बिलीव दैट एनी ऑफेंस punishable under the act has been committed by an person, he may enter the place or premises where the offence has been committed by and try the offences as provided in subsection 1। अगर स्पेशल मजिस्ट्रेट को लगेगा कि हाँ ये जो है कार्रवाई हुई है और वाकई ये इंसान है, मुजरिम है, वो उस जगह पे जा सकता है, उस जगह को सर्च कर सकता है, उस प्रेमिसेस को, ठीक है, और फिर सील भी कर सकता है। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन नंबर 17 burden of proof in certain cases where any person is prosecuted for contravening an order। किसी पर्सन को बुलाया, प्रोसिक्यूट किया, जी आपने ये ऑर्डर तोड़ा है, ठीक है जी, which prohibits him from doing an act or being in possession of a thing without lawful authority or without a permit, license or other document, the burden of proving that he has such authority, permit, license or the document shall be on him। ठीक है कि उसको बुलाया गया था, आपने तोड़ा है और उसके पास ना तो उसने कोई परमिशन दिखाई, ना कोई लाइसेंस दिखाया, ना कोई और डॉक्यूमेंट है, तो सारा जो इल्ज़ाम है वो उसी के ही सर रहेगा। जाहिर है जब आप सबूत नहीं प्रोवाइड करेंगे तो इल्ज़ाम आपके ही सर आएगा। बर्डन ऑफ प्रूफ, फिर यहाँ पे सवाल ये बनता है बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, उस पर्सन के ऊपर होगा, बस आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन नंबर 18। सेक्शन 18 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर द एक्ट, ठीक है। नो सूट, कोई भी मुकदमा, मुकदमा, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शैल बी लाई अगेंस्ट, ये अच्छा इंपॉर्टेंट है ये, इस सेक्शन में वो बता रहे हैं सेक्शन 18 में कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं ना, जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, सपोज कहीं जाके सील करें, कहीं जाके सर्च करें, कहीं जाके कोई किसी उसको सेल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे ऑफिसर्स के ने कुछ भी अगर ऐसा किया है उसको आप उसके अगेंस्ट फाइन नहीं किया जाएगा, उनके अगेंस्ट कोई मुकदमा नहीं हो सकता, कोई सूट नहीं हो सकता, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल या कोई भी ऑफिसर अथोराइज या कंट्रोलर प्राइस इनके अगेंस्ट नहीं हो सकती। ये माना जाएगा कि उन्होंने जो भी किया था विच इज़ इन गुड फेथ डन और इंटेंडेड टू बी डन इन परसुएंस ऑफ ऑर्डर, कि उन्होंने जो भी किया था अच्छी नीयत से किया था, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए किया था, ठीक है। तो ये इस तरह से ये एक्ट जो है वो अपने ये जो ऑफिसर्स हैं उनको प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पावर टू मेक रूल, सेक्शन नंबर 19। सेक्शन नंबर 19 कहता है द गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो रूल्स बनाती है, लेकिन वो रूल्स बनाएगी तो नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए से ऑफिशियल गजट में शाया करेगी। पावर टू फ्रेम रेगुलेशंस फ्रेम करने की पावर। आपने डिफरेंस देखा है, रूल के साथ लफ्ज आता है मेक का, रेगुलेशंस के साथ लफ्ज आता है फ्रेम का। डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली जो रूल होते हैं ना, रूल वो बनाती है गवर्नमेंट, ठीक है। रेगुलेशंस जो होती हैं ना वो होती हैं कि आपने लॉ रूल्स जो हमारे पास आए हैं उनको हमने इम्प्लीमेंट करवाना है, ठीक है ना, एक एक्ट के तहत उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो भी हम आगे प्लानिंग करते हैं वो हमारी कहलाती हैं रेगुलेशंस, ठीक है। तो पावर टू फ्रेम रेगुलेशन सब्जेक्ट टू दैट द काउंसिल में, ये देखें आप, रूल किसने बनाया था, गवर्नमेंट ने बनाया था, और रेगुलेशन कौन बना रहा है हमें, ये देखें रेगुलेशन कौन बना रही है, काउंसिल बना रही है, ठीक है जी। ये भी एमसीक्यू बन सकता है, रूल्स कौन बनाता है, हमें पता होना चाहिए, गवर्नमेंट बनाएगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, रेगुलेशन कौन बनाएगी, काउंसिल बनाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पावर टू अमेंड शेड्यूल को अमेंड करने की पावर किसके पास है, ये भी काउंसिल के पास है,
ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ओवर राइडिंग इफेक्ट। ये मैं ऐसे बता देती हूँ उसमें क्या ओवर राइडिंग इफेक्ट के अगर आपको लग रहा है आप कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है, इस एक्ट के तहत कोई कार्रवाई कर रहे हैं और जिस शख्स पे या जिस कंपनी पे या जिस पी बॉडी के ऊपर कर रहे हैं ना, उसके ऊपर आपके वो कॉन्विक्टेड पर्सन है सपोज, और उसके ऊपर सज़ा बनी है सपोज 1 साल की, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर उसके ऊपर हम कोई और एक्ट अप्लाई करें, सपोज हम CRPC अप्लाई करें, तो उसके तहत उसकी सज़ा बन रही है 3 साल की, तो हम उसे 3 साल की सज़ा नहीं देंगे। बाकी तमाम एक्ट जो हैं उनके ऊपर हमारा जो ये है ये ओवरराइड कर जाएगा, ठीक है। उसको सिर्फ 1 ही साल की सज़ा होगी। इस एक्ट के अंडर जो भी लिखा हुआ है उसको जो सज़ा लिखी हुई है वो मिलेगी, बाकी तमाम जो हैं वो क्या कर जाएंगे, ओवरराइड कर जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी रिपील का और सेविंग का। ये हमारे पास इसका लास्ट सेक्शन है कि पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ ऑर्डिनेंस 2023, जो ये ऑर्डिनेंस पास हुआ था 2023 में, और जबकि ये 5वां था 2024 का एक्ट, उसको रिपेल किया गया। और अब ये जो मौजूदा हमने आज ये ख़त्म किया, ये हमारे पास कौन सा था, ये हमारे पास 7वां था, ठीक है। 5वें को रिपेल करके और ये बनाया गया। ये भी MCQ बन सकता है कि पंजाब प्राइस कंट्रोल एसेंशियल कमोडिटीज़ ऑर्डिनेंस का कौन से नंबर वहाँ था जिसको रिपेल करके उसकी जगह पे ये लाया गया है, तो वो कौन सा नंबर वहाँ था जी, 5वें को रिपेल किया गया और अब कौन सा लाया गया, 7वां लाया गया। ये मैंने जब स्टार्ट किया था यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर बताया भी था कि ये देखें ये कौन सा है हमारे पास, ये एक्ट 7 है 2024 का, ठीक है जी। इसके साथ ही हमारा ख़त्म हो जाता है पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलेंगे अपने अगले एक्ट के साथ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।